Hello students, in the last video we have studied about consistency and inconsistency of pair of linear equation। और हमने पढ़ा था कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का सलूशन होगा, नो सलूशन होगा, यूनिक सलूशन होगा या इनफाइनाइट सलूशन होगा। तो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 था तो नो सलूशन होता था। और अगर तीनों इक्वल होते थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो इनफाइनाइट सलूशन होता था। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था तो यूनिक सलूशन होता था। और जब सलूशन होता था तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती थी, कंसिस्टेंट, और सलूशन नहीं होता था तो क्या कहलाती थी, इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सॉल्विंग का क्या मतलब हुआ, सॉल्व करने का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना क्या कहलाता है, इक्वेशन को सॉल्व करना। और जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती है उन्हें क्या कहते हैं, उस इक्वेशन का सलूशन। अब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हमने बताया था। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिक। ग्राफिकल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अलजेब्रिक में तीन मेथड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड है एलिमिनेशन, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार सीबीएसई ने कोर्स से हटा दिया है, इसलिए इसका हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग को अभी केवल ये दो मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। और ग्राफिकल में इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्राफिकल में कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्राफ ड्रा करना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए दो इक्वेशन है, एक का ग्राफ ये आ गया, दूसरे का ग्राफ ये आ गया, तो सलूशन क्या होगा, जहाँ पे दोनों ग्राफ, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और वाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होगी वो, उससे हमको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरीके से हमको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, दोनों यहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर x एक्सिस को जहाँ पे मीट करेंगे उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी, यानी ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, और ओरिजिन से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कंडीशन दी है तो कंडीशन की इक्वेशन बना देंगे, फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब इसके बाद है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक में हमने बताया तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो इस बार हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने इसको कोर्स से इस बार के लिए बाहर कर दिया। तो अलजेब्रिक मेथड में फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब हम लोग जानते हैं किसी एक के प्लेस पे दूसरे को रिप्लेस करना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में एक इक्वेशन से फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका कोई एग्जांपल ले लें, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन कोई भी इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करने से पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि उसका सलूशन होगा या नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सलूशन नहीं होता। तो a1/a2, a1 कितना 1, a2 भी 1 है, तो 1/1 1 आ गया। और b1/b2 1/-1, तो a1/a2 यहाँ पे कितना है 1/1, b1/b2 कितना है 1/-1, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हुआ, यूनिक। तो सोल्यूशन है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब इक्वेशन 1 हो गया 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बताया कि एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे के टर्म में और दूसरे में पुट कर देंगे। चाहे 1 से निकाल के 2 में पुट करें, चाहे 2 से निकाल के 1 में पुट करें, जो भी इजी लगे। तो मान लीजिए हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई, इधर जाएगा तो प्लस वाई हो गया। अब x की वैल्यू हमको y की टर्म में फाइंड हो गई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा 14 प्लस वाई, ये x है, x की यहाँ पुट कर दिया 14 प्लस वाई, और प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब 14 उधर जाएगा, ये हो गया 2y, 14 माइनस 14 0, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 0। y की वैल्यू हमको फाइंड हो गई 0। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू क्या थी 14 प्लस वाई। अब y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें, तो 14 प्लस 0 यानी कि 14। y की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें या यहाँ। तो इस तरीके से हमको x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन दिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए सब में फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल गायब हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन 1 और 2 को
10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 0.2 को तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब ये थोड़ा सिंपल हो गया, तो 3 डाल दे इसको 4। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर देंगे। तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पिछले इक्वेशन में x की वैल्यू निकाले थे, अब यहाँ मान लीजिए y की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन 3 से। अब y की वैल्यू निकालना है तो y वाला टर्म इधर रहने दें, बाकी दूसरी साइड ले जाएं तो क्या होगा 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 2x अपॉन 3। अब ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दें। पुट दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ लिख दें और अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, अब y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 एलसीएम में आ जाएगा, 3 4 जा 12x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 23। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 12x माइनस 10x क्या हो जाएगा 2x, और ये बचा 65 अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। 3 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 2x कितना आ गया 69 माइनस 65, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 6 0, 2x हो गया 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी y इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड किया था 13 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 3, यानी 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना हुआ 11 अपॉन 3, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू हमको मिल गई भी 2 और y की वैल्यू मिल गई 11 अपॉन 3। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम लेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। तो क्वेश्चन क्या है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबर लेट टू नंबर्स आर x and y।
अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई हो गया 26। तो अगर हम लोग x माइनस वाई 26 लिखे हैं, इसका मतलब हमने x को y से बढ़ा लिया, इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन y। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो कौन सा नंबर दूसरे का 3 गुना होगा, जो बड़ा होगा, यानी कि x y का 3 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x इज इक्वल टू 3y। अब अगर यहाँ y इज इक्वल टू 3x लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई 26 है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, तो x y का 3 टाइम्स लेंगे। अगर y माइनस एक्स 26 लिखे होते तो y इज इक्वल टू 3x लिखते। अब फ्रॉम 1 and 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, तो ये तो और इजी है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में हमको डायरेक्ट मिल गई। तो फ्रॉम 1 and 2, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। x की वैल्यू 3y है, तो यहाँ पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी 2y हो जाएगा 26, यानी y हो जाएगा 13। y की वैल्यू 13 आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 13 रख दें, तो x इज इक्वल टू हो जाए 3 इंटू 13, यानी 39। तो इस तरीके से x हो गया 13 और y हो गया 39। यहाँ से हम देख सकते हैं x जो है y का 3 टाइम्स है और दोनों का डिफरेंस है 26। हम लोग थर्ड का फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। अब इसमें दिया ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कोई फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 9/11 हो जाती है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है। और कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, यानी अगर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 5/6। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11, तो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 9/11 हो जाती है। यानी कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 11 2 जा 22, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 9 2 जा 18। अब इसको इधर लाइए, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी हो जाएगा -4। तो इस तरीके से
इनको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा था कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5/6, यानी x प्लस 3 अपान वाई प्लस 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6। तो ये सेकंड कंडीशन से हो गया। अब फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। अब इसको इधर ले आए तो 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 हो गया -3, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमको फाइंड हो गई। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताए थे कैसे करेंगे, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हुई 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और सेकेंड इक्वेशन हुई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशन हमको फाइंड हुई। अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। अब किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लो, जिससे भी इच्छा हो। मान लीजिए इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकाल लें तो 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 प्लस 5y/6। अब x की वैल्यू y के टर्म में आ गई इक्वेशन 2 से, लेकिन जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे। 2 से निकाल रहे हैं x की वैल्यू तो 1 में पुट करेंगे, अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 हो जाएगा 11 और x की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 5y अपान 6 -9y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा और ये 11 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इंटू 3 -33, 11 5 जा 55y। अब ये हो जाएगा 6 9 जा 54 y इज इक्वल टू -4। अब ये कितना आएगा 55y माइनस 54y, y आ जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा -33 प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24। इसको इधर ले जाए तो y इज इक्वल टू -24 प्लस 33, यानी कि अब इसमें से माइनस करें तो कितना हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो y जब एक वेरिएबल वैल्यू आ गई तो दूसरे में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -3 प्लस 5y/6 था, और y की यहाँ 9 पुट कर देंगे तो जाएगा -3 प्लस 45 अपान 6। 45 माइनस 3 कितना हो गया 42 अपान 6, यानी x की वैल्यू आ गई 7।
तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हमको फाइंड करना था, फ्रैक्शन हम लोगों ने क्या माना था x अपान वाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7 और y की वैल्यू आ गई 9, यानी फ्रैक्शन हमारा हो गया 7/9। That's all for today. In the next video, we will study about elimination method of solving pair of linear equation in two variables. If you have any problem, you must comment in comment box. Your problem will be solved. Thanks for watching the video. Thank you.